हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो हम बेसिकली क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर प्रोबेबिलिटी देख रहे थे सर, और प्रोबेबिलिटी के पार्ट 4 के अंतर्गत हम मिसलेनियस की बहुत शानदार और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वैरायटीज को सॉल्व कर रहे थे। तो अभी तक हमने मिसलेनियस के अंदर 20 सवालों को सॉल्व कर लिया है सर, और ये रहा हमारा 21वां सवाल। और ये सवाल आप लोगों को बस देखने में बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बहुत आसान सवाल। तो सवाल की पूरी कहानी समझेंगे, लेकिन उससे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल यहां पे हमसे कह रहा है कि देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th ऑफ स्कूल, ऑफ whom 25 are girls and 15 are boys. The class teacher has to select one student as a class representative. She writes the name of each student on a separate card, the cards being identical. Then she puts cards in a bag and stirs them thoroughly. She then draws one card from the bag. What is the probability that the name written on the card is the name of number 1 a girl, number 2 a boy. अब यहां पे बिना टाइम वेस्ट किए अपने सवाल की सर्जरी स्टार्ट करते, तो जितना कहूंगा बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना सर। तो सवाल यहां पे आपसे कह रहा है कि किसी स्कूल में क्लास 10th में 40 बच्चे हैं सर, 40 स्टूडेंट्स हैं। इसके साथ साथ सवाल ने आपको यह भी बता दिया सर कि 40 स्टूडेंट्स में से 25 लड़कियां हैं और बचे हुए 15 लड़के हैं। अब इस क्लास की जो क्लास टीचर है सर, उसको इस क्लास के लिए क्लास मॉनिटर का सिलेक्शन करना है, एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव का सिलेक्शन करना है। अब देखो यहां पे क्लास मॉनिटर के सिलेक्शन का क्या तरीका है। तो तरीका यह है सर कि इन 40 स्टूडेंट्स के नाम को 40 कार्ड्स पे लिखा जाएगा। इन 40 स्टूडेंट्स के नाम को 40 कार्ड्स पे लिखा जाएगा सर, जो कि बिल्कुल आपस में आइडेंटिकल है। ऑब्वियस सी बात है सर कि इन 40 कार्ड्स का आइडेंटिकल होना बहुत जरूरी है, वरना चीटिंग हो जाएगी मॉनिटर के सिलेक्शन में। ऑब्वियस सी बात है सर कि ये जो 40 कार्ड्स होने चाहिए, ये सेम शेप, सेम साइज, सेम कलर के होने चाहिए, ताकि फेयर गेम हो, यहां पे बिल्कुल फेयर तरीके से मॉनिटर का सिलेक्शन हो। तो 40 आइडेंटिकल कार्ड्स पे इन 40 स्टूडेंट्स का नाम लिखा जाएगा, और अब इन 40 कार्ड्स को एक बैग में डाल दिया गया है। बैग को अच्छे से शेक किया जा रहा है ताकि ये 40 कार्ड्स अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। अब जो क्लास टीचर है वो इन 40 कार्ड्स में से रैंडमली किसी एक कार्ड को सिलेक्ट कर रही है, रैंडमली किसी एक कार्ड को चूज कर रही है। तो जिसकी नसीब खुल जाएगी सर, वो बन जाएगा क्लास मॉनिटर। अब इसी बेसिस पे सवाल आपसे पूछ रहा है सर कि जो क्लास टीचर है वो जो रैंडमली एक कार्ड को बाहर निकालेगी, उस कार्ड पे जो नाम होगा वो एक लड़की का नाम होगा। इस बात की क्या संभावना है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगेन सेकेंड पार्ट में सवाल आपसे पूछ रहा है कि क्लास टीचर जो रैंडमली एक कार्ड बाहर निकालेगी, उस कार्ड पे जो नाम होगा वो एक लड़के का नाम होगा। इस बात की क्या संभावना है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। मैं फिर से सवाल रिपीट मार रहा हूं, ध्यान से सुनना। सवाल यहां पे हमें कह रहा है सर कि किसी स्कूल में क्लास 10th में 40 बच्चे हैं, और इन 40 में से 25 लड़कियां हैं, बचे हुए 15 लड़के हैं। अब इस क्लास के लिए क्लास मॉनिटर का सिलेक्शन होना है, जो कि क्लास टीचर करेगी। क्या तरीका है सर सिलेक्शन का? तो सिलेक्शन का तरीका यह है कि 40 स्टूडेंट्स का नाम 40 आइडेंटिकल कार्ड्स पे लिखा जाएगा, और अब इन कार्ड्स को एक बैग में डालकर बैग को अच्छे से शेक किया जाएगा ताकि ये कार्ड्स अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। अब क्लास टीचर उन कार्ड से भरे बैग में से रैंडमली किसी एक कार्ड को बाहर निकालेगी, तो जिसका नाम खुल गया वो बन गया क्लास मॉनिटर। अब इसी बेसिस पे सवाल आपसे पूछ रहा है कि अगर क्लास टीचर उन 40 कार्ड से भरे हुए बैग में से रैंडमली किसी एक कार्ड को बाहर निकालती है, तो उस कार्ड पे जो नाम होगा वो एक लड़की का नाम होगा। इस बात की क्या संभावना है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। सेकेंड पार्ट में सवाल आपको कह रहा है सर कि अगर क्लास टीचर उन 40 कार्ड से भरे हुए बैग में से रैंडमली किसी एक कार्ड को बाहर निकालती है, तो उस कार्ड पे जो नाम होगा वो एक लड़के का नाम होगा। इस बात की क्या संभावना है, इस बात की भी क्या प्रोबेबिलिटी है सर। तो सवाल सभी को क्लियर हुआ, क्या होना चाहिए सर। अब सवाल क्लियर है तो सोल्यूशन बड़ा सिंपल होगा। तो सोल्यूशन पे बात करते हैं, ध्यान से सुनना। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है सर कि जितने चीजों की हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, उन्हीं को हम अपना इवेंट मान लेते हैं। अब इस सवाल में कुल मिला के 2 चीजों की हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है सर, यानी कि
यही दो हमारे इवेंट बनने वाले हैं। तो अब अपने इवेंट का नामकरण कर लेंगे। तो इस वाले को इवेंट E1 कह दिया सर, इस वाले को इवेंट E2 कह दिया। तो E1 के साथ कहानी स्टार्ट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट E1 बराबर डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब इसका जवाब आप लोग दो कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगा। तो आप तुरंत कहोगे सर कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10th इज इक्वल टू 40। क्योंकि यहां पे आपको क्लियरली पता लग रहा है सर कि टीचर वो जो एक कार्ड रैंडमली बाहर निकाल रही थी क्लास मॉनिटर के सिलेक्शन के लिए, उस एक कार्ड में इन 40 में से किसी भी स्टूडेंट का नाम हो सकता था। क्योंकि यहां पे क्लियरली आपको दिख रहा है सर कि क्लास मॉनिटर के सिलेक्शन के लिए जो टीचर बैग में से किसी एक कार्ड को रैंडमली बाहर निकाल रही थी, उस एक कार्ड पे इन 40 स्टूडेंट्स में से किसी का भी नाम हो सकता था। यानी कि सर यहां पे कितनी पॉसिबिलिटीज आपको दिख रही है आउटकम्स की। तो कहोगे सर इन टोटल 40 पॉसिबिलिटीज यहां पे आउटकम्स की दिख रही है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इक्वल टू 40। समझ में आया क्या? आना चाहिए सर। न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। हमारी इवेंट की रिक्वायरमेंट क्या है सर? तो हमारी इवेंट E1 की रिक्वायरमेंट यह है कि क्लास टीचर जो रैंडमली एक कार्ड बाहर निकालेगी उसमें जो नाम होगा वो एक लड़की का नाम होना चाहिए। इस बात की क्या संभावना, इस बात को फेवर करने वाले कितने आउटकम्स होंगे? आप तुरंत यहां पे जवाब दोगे सर कि इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज इक्वल टू 25। क्योंकि आपको पता है सर कि अगर वो जो एक कार्ड रैंडमली टीचर बाहर निकाल रही है, उस एक कार्ड पर इन 25 लड़कियों में से किसी भी लड़की का नाम होगा, तो क्या मेरे इवेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो जाएगी? मैंने आपको कहा सर कि वो जो एक कार्ड टीचर रैंडमली बाहर निकाल रही है उस पे इन 25 लड़कियों में से किसी भी एक लड़की का नाम होगा, तो क्या मेरे इस इवेंट E1 की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो जाएगी? तो आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगी सर, क्योंकि मेरे इवेंट की रिक्वायरमेंट ही है कि उस रैंडमली सिलेक्टेड कार्ड पे जो नाम होना चाहिए वो एक लड़की का नाम होना चाहिए सर। यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन दिस सिचुएशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज इक्वल टू 25। तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है सर इवेंट E1 की 25/40। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 5 5 जा 5 8 जा यानी कि 5/8 सर। तो यहां पे हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली है सर, जो कि आ रही है 5/8। यानी कि मैं कह सकता हूं सर कि वो जो टीचर रैंडमली एक कार्ड को बाहर निकालेगी, उस कार्ड पे एक लड़की का नाम होगा। इस बात की संभावना, इस बात की प्रोबेबिलिटी 5/8 है सर, 5/8 है सर। क्लियर हुआ होना चाहिए। अब इसी तरीके से अपने इवेंट E2 पे बात कर लेते हो। फिर से ध्यान से सुनना सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट E2 बराबर डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो कि ऑलरेडी हमने देख लिया किसके बराबर है सर। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इक्वल टू 40। न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब देखो यहां पे आप दो मेथड से निकाल सकते हो। कैसे समझना बात को? मेथड नंबर 1, तो मेरे इवेंट E2 की रिक्वायरमेंट क्या है? मेरे इवेंट E2 की रिक्वायरमेंट यह है सर कि क्लास टीचर वो जो एक कार्ड रैंडमली बाहर निकाले उस पे एक लड़के का नाम होना चाहिए। इस बात को फेवर करने वाले कितने आउटकम होंगे? आप तुरंत कहोगे सर कि कुल मिला के 40 स्टूडेंट के क्लास में 15 लड़के हैं। यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन दिस सिचुएशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास इज इक्वल टू 15। क्योंकि यहां पे क्लियरली मुझे दिख रहा है सर कि अगर क्लास टीचर वो जो एक कार्ड रैंडमली बाहर निकाल रही है, उस एक कार्ड पे इन 15 लड़कों में से किसी भी एक लड़के का नाम निकल जाता है, तो क्या इवेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो जाएगी? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगी। मैंने आपको कहा सर कि ये जो रैंडमली एक कार्ड क्लास टीचर सेलेक्ट कर रही है, उस एक कार्ड पे इन 15 लड़कों में से किसी भी एक लड़के का नाम निकल कर आता है, तो क्या आपके इवेंट E2 की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो जाएगी? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगी सर। यानी कि इस सिचुएशन में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास इज इक्वल टू 15। तो हमारे इवेंट E2 के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी आ गई 15/40। सिंप्लीफाई कर लेते हैं सर। तो 5 3 जा 15, 5 8 जा 40 यानी कि 3/8। यानी कि मैं कह सकता हूं सर कि उस रैंडमली सेलेक्ट किए गए कार्ड पे
एक लड़के का नाम निकलेगा, इस बात की संभावना, इस बात की प्रोबेबिलिटी 3/8 है। अब इस चीज को आप एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। कैसे समझना बात को सर? तो यहां पे मैंने आपको कई बार बताया सर कि अगर मैं दो इवेंट्स को कुछ इस तरीके से डिफाइन करता हूं कि एक इवेंट ई हो और दूसरा इवेंट इसका नेगेशन हो, इसका नॉट हो, तो ये दोनों इवेंट्स हमेशा आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब देखो मैं क्या दिमाग लगाऊंगा। अब मान लो यहां पे इस चीज का ध्यान रखते हुए मैं अपने दो इवेंट्स को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूं। मेरा पहला इवेंट कि क्लास टीचर वो जो रैंडमली एक कार्ड बाहर निकाले उस पे एक लड़की का नाम होना चाहिए। इसको मान लो मैं अपना पहला इवेंट ई मान लेता हूं। तो नॉटी क्या बन जाएगा सर? तो यहां से मेरा नॉटी बन जाएगा कि वो जो रैंडमली क्लास टीचर एक कार्ड बाहर निकाल रही है उस पे लड़की का नाम नहीं होना चाहिए। तो नॉटी क्या बन जाएगा सर? कि वो जो रैंडमली क्लास टीचर कार्ड बाहर निकाल रही है सर उस पे एक लड़की का नाम नहीं होना चाहिए। तो यहां पे मैं तुरंत कह दूंगा सर कि मेरे ये जो दोनों इवेंट्स होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होंगे और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के लिए मुझे पता है कि इनकी प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। अब देखो, अब इसी बात को मैं एक दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं। कैसे समझना बात को? तो क्लास टीचर जो रैंडमली एक कार्ड बाहर निकाल रही है उस पर लड़की का नाम नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है सर, आपके जो 40 स्टूडेंट्स हैं उनमें या तो लड़के हैं या तो लड़की हैं सर, और कोई थर्ड क्राइटेरिया तो है नहीं। तो इससे क्लियरली समझ में आता है कि अगर आपके रैंडमली पिक किए गए कार्ड पे लड़की का नाम नहीं होगा तो ऑब्वियस ही बात है सर, अगर लड़की का नाम नहीं होगा तो लड़के का नाम होगा। यहां से क्लियरली समझ में आ रहा है सर कि उस रैंडम पिक किए गए कार्ड पे अगर लड़की का नाम नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है लड़के का नाम होगा, यानी कि सर अब बॉय। यानी कि अल्टीमेटली अब मैं कह सकता हूं सर कि मेरे जो ये दोनों इवेंट्स हैं ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो मान लो इसकी प्रोबेबिलिटी को मैंने P1 कह दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी को मैंने P2 कह दिया सर। P1 हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। कितना आया था सर? ये आया था आपका 5/8। मुझे क्या निकालना है? मुझे P2 निकालना है सर। नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल यहां पे निकाल सकते हैं सर। मुझे पता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है 1 के बराबर होता है। P1 आपको ऑलरेडी पता है 5/8 के बराबर है। तो यहां से मेरा P2 निकल के आ जाएगा सर 1 - 5/8 यानी कि 3/8। देखो सेम आंसर आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है सर। क्लियर? आप एक तीसरे तरीके से भी इसको कैलकुलेट कर सकते थे, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कि अगर आप किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए एक पर्टिकुलर तरीके से आउटकम को डिफाइन करने के बाद उसके सारे पॉसिबल आउटकम्स को मेंशन कर दोगे और उन सारे पॉसिबल आउटकम्स को इवेंट मानने के बाद अगर आप उनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल लोगे तो आपकी सारी प्रोबेबिलिटीज का जो सम होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा। तो यहां पे मान लो मैं इस तरीके से अपने रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम को डिफाइन करने के बाद अपने आउटकम क्या बता सकता हूं? ध्यान से सुनना। तो मान लो मैं अपने आउटकम बताता हूं कि वो जो रैंडमली एक कार्ड पिक होगा उस पे एक लड़की का नाम होना चाहिए, या फिर वो जो रैंडमली एक कार्ड पिक होगा उस पे एक लड़की का नाम नहीं होना चाहिए। तो सर इस तरीके से क्या मैं अपने इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के सारे पॉसिबल आउटकम्स को शो नहीं कर पा रहा? आप कहोगे बिल्कुल कर पा रहे हो सर, क्योंकि आपने जिस तरीके से यहां पे आउटकम्स को डिफाइन किया है उस हिसाब से क्लियरली मुझे दिख रहा है सर कि यही दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो एक पर्टिकुलर तरीके से आउटकम को डिफाइन करने के बाद जितने पॉसिबल आउटकम हो सकते थे वो आपने इस पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए लिख लिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो जो रैंडम एक कार्ड पिक किया जाएगा उस पे या तो लड़की का नाम निकलेगा या तो लड़की का नाम नहीं निकलेगा सर। क्लियर है? अब इस कंसेप्ट के हिसाब से मैं कह सकता हूं सर कि सारे पॉसिबल आउटकम्स हमारे सामने हैं। इनको इवेंट मानने के बाद जब इनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल लेंगे तो मेरे प्रोबेबिलिटीज का जो सम होगा वो हमेशा 1 के बराबर आएगा। अगेन आप इसी पॉइंट पे पहुंच जाओगे और अगेन आपका आंसर 3/8 निकल कर आ जाएगा। किसका सर? P2 का, क्योंकि P1 तो आपने ऑलरेडी निकाल लिया है। क्लियर है? क्योंकि यहां पे अगेन आपको दिख रहा है सर कि उस रैंडम पिक किए गए कार्ड पे लड़की का नाम नहीं होना चाहिए। इसी बात को मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि उस रैंडम पिक किए गए कार्ड पे लड़के का नाम होना चाहिए, क्योंकि अगर लड़की का नाम नहीं होगा तो लड़के का नाम होगा। ऑब्वियस सी बात है सर। तो फंडा समझ में आया? यहां पे आप अपने सेकंड वाले पार्ट को 3 में से किसी एक मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगेन एक सिंपल लेकिन सीखने लायक सवाल। क्लियर है? इसी के साथ चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे, तो ध्यान से सुनना।
इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि कई बार सवाल ना देखने में बड़ा लगता है, तो मैथ्स में तो खासकर स्टूडेंट्स को इससे बहुत डर लगता है। उनको ऐसा लगता है कि बड़ा सवाल है मतलब नहीं बनेगा, लेकिन मैथ्स में ना बिल्कुल उल्टी कहानी चलती है कि बड़ा सवाल है मतलब इंफॉर्मेशन ज्यादा है मतलब आसानी से बनेगा। जो बहुत ज्यादा छोटा सवाल होता है ना, वो ज्यादा खतरनाक सवाल होता है मैथ का। इस बात को हमेशा याद रखना, और ये बात मैंने आपको कई सारे सवालों में साबित भी करके दिखाई है। तो हमारे सवाल की कहानी यहीं पे कंप्लीट होती है सर। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सवाल में जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं पे भी किसी किस्म का डाउट नहीं है। इन केस कहीं पे किसी भी किस्म का डाउट होता है तो आप लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखें, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4th से लेकर 12th तक सारे सब्जेक्ट और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज। थैंक यू।